नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे कृषि के इतिहास के बारे में, जो है अतीत की गूंज। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था अभी? 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको पहले पार्ट की याद करनी है कि जो कृषि के अंतर्गत क्या-क्या आता, मतलब कृषि में क्या-क्या करना होता अभी। तो कृषि में क्या है आपका खेती करना, दूसरा क्या है आपका पशुपालन करना और तीसरा क्या है आपका वानिकी और चौथा क्या आपका बागवानी। 4 चीज़ें आपकी कृषि के अंतर्गत आती हैं। 2022-23 में कृषि एवं सहायक क्रियाओं का योगदान कितना था? सहायक क्रिया मतलब कृषि से संबंधित जो भी आर्थिक क्रियाएँ थी, उसका हमने एक ग्रुप बना दिया था। उस ग्रुप को नाम दिया था कृषि एवं सहायक क्रियाएँ और उस ग्रुप का जीडीपी भारत की थी, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें कितना योगदान था? आप कहेंगे सर 18% के करीब। और जो आपकी क्रियाशील जनसंख्या थी, क्रियाशील कह रहा हूँ मैं, कार्यशील जनसंख्या थी, वो कितनी आपकी कृषि में संलग्न है? तो आप कहेंगे सर 46% आपका, 46%। उसके बाद कितने परसेंट महिलाएं किसान हैं आपकी? 2025 के अनुसार आपका 75%। फिर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर अलग अलग फसल क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल सभी प्रकार की जलवायु या फिर आपकी भौगोलिक प्रदेशों में नहीं उगाई जा सकती। हर फसल को क्या है, अलग अलग क्या चाहिए, जलवायु और अलग अलग भौगोलिक स्थिति चाहिए। और भारत में वही चीज़ उपलब्ध है कि भारत में भौगोलिक स्थिति भी विभिन्न है और उसके कारण जलवायु भी अलग है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति व जलवायु अलग होने के कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। चीज़ें क्लियर? अब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है, कि कहाँ से फसलें आपको स्टार्ट हुई। फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे इसमें, आपको और आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 2-4 फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। भारत में कृषि की कहानी प्राग ऐतिहासिक काल से आरंभ हुई भी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपका, प्राग ऐतिहासिक काल भी। अब ये कौन सा काल हो गया? अभी आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये कौन सा काल है अभी? प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखिए, हमने हमारे इतिहास को 3 भागों में बाँट लिया। एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल और एक आपका ऐतिहासिक काल भी। कौन-सा? आप कहेंगे सर एक तो प्राग हो गया, दूसरा कौन-सा हो गया अभी? रियान पराग नहीं, प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही। दूसरा आपका हो गया आद ऐतिहासिक काल भी, ठीक है? और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल भी। अब आप पेंसिल के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए। ऐतिहासिक काल अभी। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिस समय मानव को लिखना भी नहीं आता था, जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपयोग नहीं। आदि मानव काल वाले की बात आ रही है अभी। और जो आद ऐतिहासिक काल वो समय है जिस टाइम मानव ने लिखना तो सीख लिया था, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो उस काल को कौन-सा आपको आद ऐतिहासिक काल नाम दे दिया। वो आपका सरस्वती सिंधु सभ्यता वाला है अभी। उन्होंने लिखा कुछ, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। मतलब इसके लिखित हैं, क्या आपके लिखित साक्ष्य हैं इस काल के, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं भी। और इसके तो लिखित है ही नहीं भी, ठीक है? और यहाँ के इसके भी क्या ऐतिहासिक काल के लिखित हैं और हम क्या उसको पढ़ भी लिया है। तो ये क्या है कि ये कहता है कि आदिमानव काल से ही आरंभ होती है आपकी कृषि की कहानी, ठीक है? अब हमें यहाँ से चीज़ें प्राप्त हुई है, पुरातत्व परीक्षण से भी पता चलता है अभी। पुरातात्विक परीक्षण मतलब जब हम खुदाई वगैरह करते हैं और जो हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनका हम जब निरीक्षण करते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं कि उनकी जो चीज़ हमें मिली है, उनको ये देखते हैं कि कितनी पुरानी है। तो जब हमने पुरातात्विक परीक्षण किया, हमें कोई दाने वगैरह मिले होंगे जले हुए, तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें कि गंगा के मैदान में 7वीं या 8वीं सहस्त्र शताब्दी, मतलब आपका 7 या 8,000, एक सहस्त्र शताब्दी में कितने होते हैं आपके 1000 साल, 7 या 8,000 सामान्य शवत पूर्व मतलब आपका ईसा पूर्व में चावल के दाने विद्वान थे। तो यही से एक फैक्ट तो आपका ये हो गया अभी कि 7 या 8,000 ईसा पूर्व आपको चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए थे? गंगा के मैदान से, या पूछ लेगा गंगा के मैदान से क्या प्राप्त हुआ था? आपको याद रखना, चावल के दाने। ये क्लियर? फैक्ट ही आपको सिर्फ याद करने हैं। इसने कहा यद्यपि कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि इसका अर्थ यह नहीं कि चावल की खेती पूर्व से ही व्यवस्थित थी, इसे पूर्ण रूप से विकसित
करने में कुछ और सहस्त्र शताब्दियाँ लगी होंगी। तो इसने कहा कि हो सकता है कि ये जो चावल है ना, उगाना कोई भी कर सी देखिए हमें तो जो सबूत मिले ना, उसके आधार पे हम बता सकते हैं, जो निरीक्षण हमारे पुरातत्वविदों ने किया उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि चावल की खेती अब तक ये व्यवस्थित न हो भी, आगे इसको व्यवस्थित किया गया हो भी। क्योंकि एकदम से ये नहीं होता कि आप तुरंत आप फसल उगाने लगे। आपको पहले 1-2 पौधे आपने उगाए होंगे, फिर उसका निरीक्षण किया होगा, फिर आपने थोड़ी-सी और जगह, फिर पूरे लोगों ने इसको कृषि के रूप में अपना लिया होगा। तो हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह कि वो खेती करते थे, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि वो चावल उगाते थे गंगा के मैदान में 7-8 हज़ार साल ईसा पूर्व। क्लियर है आपका? यहाँ पर कोई डाउट नहीं। यद्यपि कुछ विषयों में बताया कि इसका अर्थ यह नहीं कि चावल की खेती पूर्व से व्यवस्थिति से पूर्ण रूप से विकसित करने में कुछ सहस्त्र शताब्दियाँ लगी होगी। अब कहता है कि एक स्थान और है आपका भी। गंगा के मैदान से क्या मिला? आप कहेंगे सर चावल मिले हैं 7-8 हज़ार साल पहले और यहाँ पे आपका एक स्थान और है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के सिंधु सरस्वती सभ्यता से पूर्व एक स्थल मेहरगढ़ में जौ और श्री अन्न की खेती भी आपकी 7वीं सहस्त्राब्दी सामान्य शतक पूर्व की मानी जाती है। इसने कहा कि एक स्थान और मिला, कहाँ? इसका जो समय था, यहाँ पे देखिए आप एनसीईआरटी आपको ऐसे ही कन्फ्यूज़ करती है। यहाँ इस लाइन की देने की क्या आवश्यकता थी कि ये आपका सरस्वती सिंधु सभ्यता से पूर्व का एक स्थल भी, ये पूर्व के एक स्थल में भी, ठीक है? तो पूर्व में 2 प्रकार से पूर्व हो गया, यदि हम देखें ना, तो ये पूर्व आपका 2 प्रकार से हो गया। एक आपका दिशा के तौर पर कई बच्चे ले लेते हैं, जैसे इसकी दिशा में ये अगर दिशा की बात करेंगे, तो ये आपका पश्चिम में होगा, ठीक है? मेरगढ़। लेकिन ये कहता है कि जो आपकी तिथि है ना समय के तौर पर, तो इसने किसका समय कितना बताया अभी? 7वीं, इसने भी 7वीं सहस्त्र शताब्दी, और जो गंगा के मैदान थे वो भी 7-8 हज़ार साल, मतलब दोनों एक साथ हैं। तो हम एक समय रेखा बना लेते ताकि चीज़ हमें समझ में आएगी। और यहाँ आपको क्या मिला? जो और सिरियन मिला है अभी। अब एक समय रेखा जो आपको ली, 3 फैक्ट ही तो आपको याद करने, तीनों फैक्ट आपको याद हो गए तो आपका एमसीक्यूज़ यहाँ से बन सकता है और कुछ इतना ज़्यादा आपका नहीं मिलेगा। ये आपकी समय रेखा होगी। यहाँ आपकी ईस्वी ईसा मसीह का जन्म हो गया और ये आप पहुँच गए आज 2027 में मान लेते हैं, ठीक है? 2000 से हम, ठीक है? और यहाँ पर आपका ईसा पूर्व, ये क्या आपका ये वाला कॉलम है ना, ईसा पूर्व है और इसको बोलते हैं, हम बोल देते हैं अब की बार सामान्य संवत पूर्व। जो नई एनसीईआरटी ना, तो उसको क्या सामान्य संवत पूर्व इसको बोलते हैं और ये आपका हो गया सामान्य संवत। ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर देखिए भी इसने कहा अगर हम सामान्य संवत पूर्व इस वाले में आएँगे, 2000 तो ये साल यहाँ से भी 2027 यहाँ से 2027 यहाँ 0 मान लेते हैं, लेकिन 0 होता नहीं, यहाँ 1 मान लिया अभी हमने, ठीक है? तो यहाँ पे कहता है कि 7-8 हज़ार साल पहले भी, ये भी हमने गंगा वाले को 8,000 मान लिया। कितना? 8,000 साल पहले गंगा के मैदान में आपको क्या मिला था? सर गंगा के मैदान में मिला था चावल। ये आपको फैक्ट याद हो जाएगा। 8,000, 7,000 आता तो भी कर देना, 8,000 आए तो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें ये कितना आपका 7,000 सामान्य संवत पहले, 7,000 सहस्त्र शताब्दी भी, एक सहस्त्र शताब्दी में कितने होते हैं? 1000 होते थे, कितने हो गए? 7,000 साल पहले। जगह कहाँ है ये? है बलूचिस्तान भी। कहाँ है? बलूचिस्तान। आप कहेंगे सर बलूचिस्तान याद रह जाएगा हमें। बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान में है। और इसकी जगह कौन-सी बलूचिस्तान में भी? कौन-सी? मेहरगढ़ भी। कौन-सी आपकी? मेहरगढ़ भी। तो मेहरगढ़ में क्या मिला था आपको? मेहरगढ़ में मिला था जौ। क्या मिला था? जौ व मोटा अनाज भी। मोटा अनाज, ये याद रह जाएगा आपको। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बलूचिस्तान से हमें क्या प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो जो वह मोटा अनाज लगभग 7,000 साल पहले, और जो गंगा के मैदान थे ना, तो उसमें 7,000 आ जाए तो भी ठीक है और 8,000 आ जाए तो भी ठीक है। हमें क्या मिला था? चावल मिले थे। तो सबसे पहले क्या उपजाया गया आपका? चावल उपजाया गया था। क्या उपजाया गया था? चावल उपजाया गया था। और फिर बाद में भी आगे बढ़े, आगे आपको बताया कि बाद में जौ और गेहूं हड़प्पा वासियों की मुख्य फसलें थी। कई हड़प्पा सतलों से यह भी पता चलता है कि तीसरी सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में कुछ क्षेत्रों में सीरियन और कई सब्जियों के साथ चावल विद्वान था भी। अब हमें आगे यहाँ पे भी 3,000 साल ईसा पूर्व भी कहाँ आ गए?
3000 साल ईसा पूर्व आगे यहाँ पे आ गई हमारी हड़प्पा भी। कौन सी आ गई? हड़प्पा संस्कृति आ गई। तो यहाँ पर हमें याद करना है कि इनकी मुख्य फसलें क्या थी आपकी? जौ और गेहूँ भी। क्या थी? जौ और गेहूँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वालों की प्रमुख फसल क्या थी? जौ व गेहूँ थी। हाँ, सबूत मिलते हैं कि चावल और क्या है? सब्जियाँ भी उपजाते थे। बस ये 3 फैक्ट अगर आपको याद हो गए, तो ये आपको वर्तमान के बारे में सॉरी आपको भूतकाल के बारे में, कृषि के इतिहास के बारे में याद करना है। एक क्या कि गंगा के मैदान में सबसे पहले चावल कहाँ प्राप्त हुआ था? अगर ऑप्शन में गंगा का मैदान हो, तो गंगा के मैदान से हमें चावल प्राप्त हुआ था। जौ कहाँ से प्राप्त हुए थे? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से हमें जौ प्राप्त हुए 7-8 हज़ार साल पहले। सरस्वती जो सिंधु है आपकी हड़प्पा सल्तनत, इनकी मुख्य फसलें क्या थी? गेहूँ और जौ था। चीज़ें क्लियर यहाँ से, कोई डाउट नहीं। हाँ सर, ये तीनों फैक्ट हमसे याद हो जाएँगे भई। और समय के साथ अब कहेंगे सर ये 3 ही फसल उगाते जाएँगे क्या? जौ, गेहूँ, चावल और कोई फसलें नहीं आई क्या? समय के साथ-साथ ये फसलें भी इसमें ऐड होती जाएँ, ये फसलें आपको पढ़नी आज की फसलें, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि जो आपको परेशानी हो। कि आपका ये जो आपकी मूँग है, आपका बाजरा है, ये सारी फसलें क्या हैं, समय के साथ ऐड होती गई, ठीक है? फल और नए आ गए, फलियों वाली चीज़ आ गई उन्हें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बाद में इन्होंने क्या है ऐड कर ली, इन चीज़ों की भी खेती करने लगे भी। तो यहाँ से और आपका एक आता है अभी, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है आपका कि ऋग्वेद में भी कुछ फसलों का ज़िक्र किया गया है और वो आपको नाम याद करने, पहले 3 फसलें थी ना, उन तीनों चीज़ों के आपको याद होने चाहिए भी। आप कहेंगे सर क्या? एक तो जौ था अभी, क्या था? जौ। एक क्या था? चावल था अभी, एक क्या था? चावल। और एक यहाँ पे लिख देता हूँ आपका गेहूँ भी। क्या आपका? गेहूँ। तो आप मुझे बताइए चावल कहाँ पर मिला था? आप कहेंगे सर चावल तो गंगा के मैदानों में मिला था। जौ कहाँ मिला था? जौ और सिरियन मतलब मोटा अनाज, वो कहाँ मिला था? वो मेहरगढ़ से मिला था, ठीक है? और गेहूँ, गेहूँ के बारे में क्या पता था? हमें ये पता था गेहूँ और जौ है आपकी हड़प्पा वासियों की मुख्य फसलें थी। ये 3 फैक्ट हम पढ़ चुके। इसका समय क्या था चावल का? 7-8 हज़ार साल पहले। इसका भी आपका 7-8 हज़ार साल पहले था। गेहूँ आपका बाद में आया। ठीक है? लेकिन आपको ये रखना है कि अब इसके ऋग्वेद है ना, तो उसमें इसके कुछ नाम दे रखे हैं कि आपका जौ को क्या कहा जाता था अभी? जौ को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था यव। क्या कहा जाता था? यव। ये बात आपको याद रखनी है कि जौ को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? यव कहा जाता था। चावल को क्या कहा जाता था? चावल को कहा जाता था व्रीहि। क्या कहा जाता था? व्रीहि आपको कहा जाता था अभी चावल को। क्या कहा जाता था? व्रीहि कहा जाता था। और गेहूँ को क्या कहा जाता था? गेहूँ को कहा जाता था गोधूम। क्या कहा जाता था? गोधूम। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है अभी। यव क्या है आपका? व्रीहि क्या है? गोधूम क्या? गेहूँ को क्या कहा जाता था? चावल को क्या कहा जाता था? फैक्ट याद आपके? क्लियर? आगे बढ़ जाएँ। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना क्वेश्चन आंसर, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। एक बार स्क्रीन पे देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि जब हम भारतीय कृषि को देखते ना, तो हमें आधुनिक और जो आपकी पारंपरिक विधियाँ हैं, उनका मिश्रण नज़र आता है। तो एक बार ये तो आपकी क्या पुरानी विधि है, जो आपके हड़प्पा एक स्थल है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहाँ हमें इस प्रकार से क्षेत्र मिला है और ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइनें ना आपकी हल्की है, हल्की मतलब ऐसे हल्की नहीं, हल हल नहीं होता आपका पल्फिंग, जुताई, जो किसान हल चलाते हैं, तो उसके द्वारा ये लाइनें खींची गई हैं और आज हमें हल्का-हल्का के निशान मिलते हैं और ये आज की विधियाँ हैं भई। दोनों को एक बार कंपेयर करो एक साथ। सेम वही है ना कि इस प्रकार की होगी। क्या ये विधि आपकी लगातार से नहीं चली आ रही है? हड़प्पा संस्कृति मतलब सामान्य समझ पूर्व मतलब कि आज से लगभग ये मान लो 3000 दो 5000 साल पहले से इस प्रकार से खेती की जाती थी। वही विधि आज भी हमें मिलती-जुलती प्रतीत होती है। इसलिए बताया गया कि जो भारतीय कृषि है ना, वो आधुनिक और पारंपरिक कृषि विधियों का मिश्रण है अभी। ठीक है, चीज़ें क्लियर? तो यहाँ से आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जिस प्रकार से मैं कालीबंगा में इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं अभी? इस प्रकार की खेती करने को बोलते हैं अंतर फसल भी। क्या आपकी अंतर फसल? यदि आपसे पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता में अंतर फसल के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्योंकि उन्हें सिर्फ़ इतना पता है कि ये खेती के प्रमाण मिले कालीबंगा से, लेकिन यहाँ पे एक नया नाम दे दिया अंतर फसल। क्या दे दिया? अंतर फसल। जब हम एक ही समय पर 2 फसलें बोते हैं ना, तो उसको हम अंतर फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर फसल। या एक ही फसल के बीच में हम क्या है दूसरी फसल उगा देते हैं, उसको बोलते हैं हम अंतर फसल। एक समय पर 2 फसलें उगाना क्या कहलाता है आपका? अंतर फसल भी।
क्लियर चीज़ें आपको समझ में आ गई। आपको ये स्थान भी याद रखना है कि ये कहाँ पर मिले अंतर फसल के सबूत आपके कालीबंगा में मिले जो आपके राजस्थान में है। चीज़ें क्लियर अंतर फसल समझ में आ गया आपका? एक ही समय पर जब 2 फसलें उगाई जाती है एक साथ उसको क्या बोलते हैं? अंतर फसल हम बोलते हैं भई। ये देखिए आपकी अंतर फसल एक और देख ली भी। अंतर फसल को सह फसल भी बोल देते हैं भी। क्या बोल देते हैं? सह फसल बोल देते हैं भी। तो इसमें इस प्रकार की फसलें बोएँगे कि एक फसल दूसरी फसल के विकास में बाधा न पड़े, कि दोनों फसलों को अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जैसे एक तो आपने यहाँ देखिए ये गन्ना है और ये आपका कद्दू है भी। तो ये कद्दू की तो बेल होती है, गन्ना तो आपका लंबा चला जाएगा और कद्दू ज़मीन के नीचे यहाँ पर रह जाएगा और आराम से तैयार हो जाएगा भी। तो ये क्या आपकी सह फसल होगी, एक ही समय पर 2 फसल उगाना भी, सह फसल या फिर अंतर फसल इसको बोलते हैं। चीज़ें क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। आगे बढ़ जाएँ? मज़ा आ रहा है? इस काल में पशुओं को पालतू बनाना भी प्रारंभ किया भी। ये आपका हड़प्पा काल की बात है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नागरीकरण से पूर्व के काल। अब देखिए ध्यान से भी, एक चीज़ है आपका कि ये जो है ना आपका एक यहाँ पे एक लाइन आ रही है, वो आपको थोड़ा-सा दिमाग में लेनी पड़ेगी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरीकरण से पूर्व के काल, कि उनका नगरीकरण कब हुआ था, उन्होंने नगर कब बनाए थे भई? ठीक है, यहाँ पे टाइम का आपको पता चलेगा लगभग 3500 सामान्य संवत पूर्व से ही भी। तो मतलब कि यहाँ पर अब क्या है कि 3500 सामान्य संवत पूर्व अभी तक नगरीकरण नहीं हुआ था, सरस्वती सिंधु सभ्यता का। नगरीकरण कब हुआ था? नगरीकरण हुआ था लगभग-लगभग आपका ये मान के चलो 2600 ईसा पूर्व भी। 2600 सामान्य संवत पूर्व। लेकिन ये कह रहा है कि इसका जो पशुओं को पालना कब से स्टार्ट कर दिया था? लगभग 3500 सामान्य संवत पूर्व, जब उनका नगरीकरण नहीं हुआ था, नगर नहीं बनाए थे। शायद वो झुंडों में, ग्रुपों में या फिर ग्रामीण स्वरूप में रहते थे भी। वो कौन-कौन से पशु पालते थे? देखिए गधे, भेड़, बकरियाँ, कुत्ते, सूअर, मुर्गे, मुर्गियाँ, अन्य पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा। ये चीज़ क्लियर यहाँ पर? आराम से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं? अब ये कहता है कि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें क्या है कि कृषि से संबंधित बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हैं, बहुत ज्ञान है भी, विपुल मतलब अथाह ज्ञान है भी। तो सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कृषि का ज़िक्र है भी, ठीक है? प्रारंभिक तमिलों का संगम साहित्य भी, तो जो तमिलों का संगम साहित्य उसमें भी खेती के बारे में लिखा गया, उसकी विधियों के बारे में लिखा गया है। अमरकोश भी, कृषि पराशर, आपने कृषि पराशर को तो एक चीज को पढ़ ही लिया कि कृषि पराशर क्या है भी। ये क्या हमारा कृषि से संबंधित ग्रंथ है भी। कृषि से संबंधित क्या है ग्रंथ? आपको मेनली एक तो कृषि पराशर याद रखना है। आपको यहाँ पे काम आ सकता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बुओं के नाम, ये तो हर बार आता है आपका कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, तो आपको याद रखना है कि कौटिल्य की बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र भी। वराहमिहिर की वृत्त संहिता, ये सुरपाल का वृक्षायुर्वेद, ये इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि कृषि से संबंधित है। और जो वृक्षायुर्वेद सॉरी आयुर्वेद है ना, ये सुरपाल द्वारा लिखी गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये आपसे पूछी जा सकती है भी। फिर इसमें क्या है आपका कि पूरी कृषि का विस्तृत रूप से वर्णन दिया गया है। ठीक है, बागवानी के बारे में, वनस्पति जैव विविधता, आपके वनस्पति के बारे में, जीव अलग अलग जीवों के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। कुछ ग्रंथों में पशुओं के पालन पोषण और देखभाल करने का भी उल्लेख मिलता है भी। जो आपकी वृक्ष आयुर्वेद है ना, तो इसमें क्या है कि आपको वृक्ष से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सब कुछ बताया गया है कि किस प्रकार से आपको वृक्षों का पालन पोषण करना है भी। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको बीज संस्कार क्या होता है कि आपको बीज को किस प्रकार से देखभाल करके रखना है अभी। तो इसमें देखो बीज संस्कार बताया भी यहाँ पे, आगे थोड़ा-सा एक बार हम बीज संस्कार को ही देख लेते हैं एक बार। बीज संस्कार क्या बताया गया है? किसने बताया है कि दूध से सिंचित भी, हम दूध में उसको भिगोकर रखेंगे। गोबर से मर्दित कर सुखाए गए गोबर, फिर उसमें गोबर में हम उसको डाल देंगे, उसको क्या कर देंगे? सुखा लेंगे। ठीक है सर। तथा माक्सिक या विडंग वैदिक दृष्टि से प्रस्तुत एक प्रकार की काली मिर्च है ये, से अच्छी प्रकार से लेपित बीज, फिर हम क्या कर देंगे जब उसको इसका लेप कर देंगे ना, अ, मार्कसिक और शहद वगैरह उसमें मिला के क्या कर देंगे जब उसको हम उगाएँगे, तो ये निश्चित रूप से अंकुरित होते हैं। यही विधि आपकी क्या कहलाती है? यही विधि होती है बीज संस्कार की। बीज को हम किस प्रकार से संरक्षित रखना है कि वो अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए भी।
वृक्षों के सिंचन से संबंधित भी निर्देश दिए गए हैं भी कि शुष्क भूमि में अगर वृक्ष लगाए ना तो 15 दिनों तक सुबह और शाम को जल देना चाहिए, जब तक कि मिट्टी पूर्ण रूप से भीग न जाए भी। इतना हमें उसको जल देना चाहिए। यदि हम शुष्क मिट्टी में क्या लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं भी, दिन में आपको जल देने की आवश्यकता नहीं, सुबह और शाम आपको पानी देना भी। इसके तहत विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयुक्त संचय, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है ना, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, तो उसमें सिंचाई बताई गई कि काली मिट्टी में किस प्रकार की सिंचाई करनी चाहिए, आपकी रेतीली मिट्टी में कितनी सिंचाई करनी चाहिए, वो सारी विधियाँ इसमें उल्लेख किया गया है। व्रत संहिता में वर्णन कलम बंधन की एक विधि वर्तमान में भी प्रचलन में है। यहाँ से आपका जो व्रत संहिता बुक है ना, आपको स्टार्टिंग मैंने क्या कहा था, भारतीय कृषि का परिदृश्य क्या है आपका, पारंपरिक और आधुनिक कृषि विधियों का आपका जीवंत उदाहरण है, मतलब जिसमें आज भी ये सारी चीजें मिलती है। तो ये देखिए, जो आपका जो व्रत संहिता है ना, तो इसमें आपका कलम बंधन आता है, ग्राफ्टिंग। इसमें एक पौधे की डाली काट के दूसरे पौधे के साथ बांध देते हैं हम, तो दोनों डालियां आपको वो चलने लगती है। खाना किसने दिया, उसने, और जो जो पौधे लगेंगे, फल वगैरह आएंगे, वो दूसरे पेड़ के आएंगे भी। ठीक है, तो आप एक बार साइंस में पढ़ना ग्राफ्टिंग भी, साइंस में अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम उस ट्रैक पे निकल गए ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा उसी में लग जाएगा ग्राफ्टिंग समझाने में भी। ठीक है, इसको कलम बंधन बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका ग्राफ्टिंग का उल्लेख है ना, कलम बंधन का उल्लेख है, किस किताब में है, और ऑप्शन आ जाएगा आपका वृक्षायुर्ध, वृक्षायुर्वेद, और साथ में आ जाएगा ये आपका वृत्त संहिता, एक आ जाएगा आपका अर्थशास्त्र, एक बुक और कोई दे देगा, आपका कृषि पराशर दे देगा। तो आप या तो कृषि पराशर लगा के आओगे या फिर वृक्षा आयुर्वेद, लेकिन वो चीज़ किसमें है, जिक्र किसकी विधि है, आपका वृत्त संहिता में कलम बंधन की विधि का वर्णन किया गया है। आप तुक्के मार के आओगे, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, तो लेकिन अब आपको पता है कि जो आपका कलम बंधन है ना, ये किसमें है, वृत्त संहिता में है भी। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप गलत कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बता भी दूंगा कि यहाँ इस प्रकार से ये चीज़ सही होगी, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा वृत्त संहिता के आपका कलम बंधन या फिर ग्राफ्टिंग का जिक्र इसमें किया गया है। पौधों, पशुओं, मिट्टी और जलवायु के प्रकारों को लेकर सिंचाई की विधियों तक, इसमें सारी चीज़ों का जिक्र है अभी। पौधों से, पौधे लेके पशुओं, मिट्टी, जलवायु, हर चीज़ का इसमें जिक्र है कि किस प्रकार से हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। इनमें हमें ग्रंथों में कृषि के विषय में हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनकी विधियों के विषय में बहुत सारी सूचनाएँ प्राप्त हुई। इसने कहा कि इन ग्रंथों से हमें कृषि के विषय में जो हमारे पूर्वजों को ज्ञान था और उन्होंने जो विधियाँ अपनाई थी, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे इन ग्रंथों से प्राप्त होती है। 2-4 ग्रंथों के आप नाम लिख दीजिए। एक तो आपका अर्थशास्त्र हो गया, एक आपका व्रत संहिता हो गया, एक आपका कृषि पराशर हो गया और एक आपका वृक्षा आयुर्वेद हो गया। क्वेश्चन आ सकता है किन ग्रंथों से हमें कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन कृषि विधियों के बारे में भी। तो ये 4-5 आपको याद रखने हैं। याद रख लोगे? अब हमारा अगला टॉपिक है जलवायु, ऋतुएं तथा फसलें, कब, कहाँ और क्या उगता है भी। ठीक है, अब हमारा वही क्वेश्चन आ गया, अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें क्यों उगती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अलग अलग भागों में अलग अलग जलवायु होती है और भौगोलिक स्थिति है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए क्या है, अलग अलग फसलें उगती हैं। ये सिंपल सा आंसर हमने याद कर रखा। अब इसका हम प्रैक्टिकल समझते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है अभी। भारत की भौगोलिक और जलवायु विविधता देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और वर्ष की भिन्न-भिन्न अवधियों में उगाई जाने वाली फसलों की विविधता को प्रभावित करती है। बस वही कारण आपको लिख दिया जो मैंने आपको समझा दिया अभी। भारत की जो भौगोलिक विविधता है ना, भारत की भौगोलिक और जलवायु विविधता भी देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, अलग-अलग क्षेत्रों में है। जो जलवा भारत का जो भूगोल है ना, भाग भूगोल मतलब आपके ज़मीन का स्वरूप कैसा, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मैदान है। उसने कहा भारत की भौगोलिक और जलवायु विविधता देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और वर्ष की भिन्न भिन्न अवधियों में उगाई जानी फसलों की विविधता को प्रभावित करती है भी। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न अवधियों में उगाई जाने वाली फसलों की विविधता को प्रभावित करती है, या फिर फसलों की विविधता का कारण है भी। क्या है कारण? भारत की अलग अलग भागों में अलग अलग, तो क्या भौगोलिक विविधता और अलग अलग जलवायु, क्या है भारत के अलग अलग भागों में जो आपकी फसल उगाई जाती है, अलग-अलग फसल उगाई जाती है ना, उसका कारण क्या है? यही चीज़ है। क्या है कारण आपको कि अलग-अलग फसलें क्यों उगाई जाती है? कि आपकी भारत की भौगोलिक और जलवायु की विविधता भी देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, ये मेन कारण है भी। अब है पाठ्य पुस्तक के इस भाग में भारत की जलवायु विविधता, प्रमुख कृषि ऋतुओं और देश में कृषि की मानसून की केंद्रीय भूमिका का अध्ययन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जलवायु विविधता के बारे में पढ़ेंगे।
फिर प्रमुख कृषि ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, जलवायु कितने प्रकार की होती है और देश में कृषि की मानसून की केंद्रीय भूमिका का अध्ययन करेंगे और मानसून है वो किस प्रकार से हमारी खेती को प्रभावित करती है। 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसको, जलवायु के बारे में, जलवायु विविधता भी। पाठ नंबर 1 या 2 या 3 था हमारा उसमें। पहला पाठ तो भारत की भौगोलिक विविधता था, शायद 2 था भारत की जलवायु भी। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले 3 चीनी तीर्थयात्री जिसे आप इस पाठ्य पुस्तक बाद में परिचित होंगे, तीर्थयात्री के बारे में हम जानेंगे। ये ह्वेन-त्सांग आया था, ह्वेन-त्सांग भी कई इसको बोलते हैं भी। ठीक है? दान के रूप ठीक है? तो ये यात्री आया था, इसने लिखा था, क्या लिखा था भारत के बारे में? भारत की फसलों के बारे में वहाँ पे, ये चीन से आया था अभी। ठीक है? हम आगे एक राजा आएगा, उसमें ये उसके शासनकाल में आएगा, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, ह्वेन-त्सांग के बारे में भी। तो देखिए इसने क्या लिखा था, आपको याद रखना कि स्थान के अनुरूप जलवायु और भूमि की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होने के कारण भूमि की उपज भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। देखिए उसी का आंसर दिया है अभी कि स्थान के अनुरूप जलवायु, ठीक है? कि अलग-अलग स्थान पे क्या अलग-अलग जलवायु है अभी और भूमि की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होने के कारण कि अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग जलवायु और भूमि भी अलग-अलग होने के कारण क्या है आपका, भूमि की उपज भिन्न प्रकार की होती है या फिर भूमि की फसल अलग होती है। आपको यही चीज़ हम बार-बार पढ़ रहे हैं कि अरे श्रीमान जी, अगर जलवायु अलग-अलग होगी तो फसल भी अलग-अलग होगी। यदि भूमि का प्रकार अलग-अलग होगा तो आपकी फसल भी अलग-अलग होगी। इसलिए भारत के में बहुत ज़्यादा क्या जलवायु विभिन्नता है और आपका बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता है। इसके कारण क्या है, आपकी फसलें भी विभिन्न पाई जाती है अलग-अलग स्थानों पर। हम बार-बार ये समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नहीं बैठा होगा तो आपके दिमाग में सेट करके भेजूँगा, आप टेंशन मत लें भी। तो आइए भी सबसे पहले हम जलवायु की विभिन्नता पकड़ते हैं भी। पुष्प, पौधे, फल और वृक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। उसने कहा कि अनेक प्रकार के पुष्प, पौधे भारत में हैं, उनके नाम भी अलग हैं। अब आपको क्या भारत की जलवायु आज हम याद करके जाएँगे कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु के प्रकार हैं भी। ठीक है? तो अब आपको जो मैं कहूँ वो 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं अभी, ठीक है? एक वर्ड है आपका शुष्क भी, आप याद कर लेना इसको, शुष्क। शुष्क का मतलब क्या होता है? शुष्क का मतलब जहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होगी, ठीक है? सूखा। और एक है आपका उष्ण भी, क्या है आपका? उष्ण। आप कहेंगे सर उष्ण मतलब गरम, उष्ण मतलब गरम। तो और तीसरा है आपका आर्द्र भी, क्या है आपका? आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी जिसमें पानी की मात्रा होगी भी। चीज़ें क्लियर? हाँ सर, चीज़ें क्लियर। ये चलिए अब हम हमारी जलवायु पढ़ते हैं भी। ये भारत का एक बार प्रतीकात्मक मैप बना, प्रतीकात्मक मतलब ओरिजिनल मत मान लेना भी। कई एक बच्चा बता रहा है ये बैटमैन बना देते हो सर आप। बस आपके पढ़ाई के उद्देश्य से है, यदि मैं यहाँ से करके बनाने लग जाऊँगा तो 20 मिनट आपकी लग जाएगी। तो चलिए भी, पहली जलवायु देखते हैं हम, पर्वतीय, ये जिसको अल्पाइन बोलते हैं, ये है हिमालय क्षेत्र में। हिमालय क्षेत्र मतलब आपका ये वाला क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ये आपका क्या है अल्पाइन। अल्पाइन याद हो जाएगा। पर्वतीय, पर्वतीय तो यहाँ पे ये पर्वतीय जलवायु है अभी। एक बार हम मोटा-मोटी देख रहे हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे पर्वतीय नहीं मिल जाएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसको छोड़िए आप, मोटा-मोटी ये आपकी जलवायु आपको याद होनी चाहिए भी। तो ये क्या होगी आपकी अल्पाइन। जब आप किसी छोटे राज्य का अध्ययन करते हैं ना, तब आपको प्रत्येक क्षेत्र वाइज़ जलवायु आप पढ़ते हैं, लेकिन अब हम पूरे हिंदुस्तान का क्या भारत का अध्ययन करें, इसलिए हमें मोटा-मोटी तौर पे देखनी है। तो ये आपकी अल्पाइन हो गई। हाँ सर, अल्पाइन हमें याद हो गई भी। अल्पाइन के बाद जैसे हम हिमालय से नीचे की ओर आते हैं, जैसे आपका शिमला है, आपका मंसूरी है, आपका दार्जिलिंग है, ये आपके ठंडे इलाके हैं, जो आपके हिल स्टेशन हैं, वहाँ पे जलवायु कैसी होगी भी? तो आप कहेंगे सर वहाँ पे तो बहुत बढ़िया होगी, ना तो ठंडा है, ना पे गर्म है, तो वहाँ पे क्या है? शीत उष्ण भी, शीत प्लस में उष्ण, क्या आपका? शीतोष्ण है, क्या आपका? शीतोष्ण, क्या बोलते हैं? शीतोष्ण भी। शीतोष्ण जलवायु है। क्या आपकी? शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण आपकी हो गई। धीरे-धीरे हम आ रहे हैं भी। फिर क्या आएगी आपकी? उपोष्ण भी। क्या आएगी? जो मैदान है ना, यहाँ पे क्या आएगी? उपोष्ण। यहाँ तक तो बच्चों को तो कोई डाउट नहीं रहता। सर यहाँ तक तो याद हो जाती है भी। अल्पाइन या पर्वतीय, ये आपके शीतोष्ण, कहाँ? हिमालय के निचले भागों में भी, और ये उपोष्ण। अब यहाँ पे इन शब्दों के बीच में डाउट होता है। सबसे पहले उष्ण देखिए, उष्ण होगा आपका दक्षिण की साइड,
शुष्क जहाँ पे वर्षा कम होती है भी, तो शुष्क आप यहाँ से जो रेगिस्तान वाला ना, एक तो यहाँ पर भी और एक मध्य पठार है ना आपका यहाँ पे भी। यहाँ पे तो बिल्कुल कम होती है, तो इसको तो हमने बोल दिया क्या? शुष्क भी। क्या बोल दिया? शुष्क। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, इसको बोल दिया अर्ध शुष्क। क्या बोल दिया आपका? अर्ध शुष्क। फिर हम बात करते हैं उष्ण की। किसकी? उष्ण की भी। तो उष्ण जो जलवायु बाकी जो हिस्से बच गए, यहाँ पे भी उष्ण, यहाँ पे भी उष्ण और यहाँ पर भी उष्ण, जो आपका पूर्वी भाग है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात, तीनों जगह क्या? उष्ण। और यहाँ पे जो आपके द्वीप है ना, यहाँ पे भी उष्ण, ये द्वीप है, यहाँ पे भी उष्ण भी। आप कहेंगे सर क्या ये पूरा बागूषण है? थोड़ा-सा रुक जाओ। अब ये देख लो किसके नज़दीक समुंदर है अभी? आप कहेंगे सर समुंदर तो इसके नज़दीक है, इसके नज़दीक यहाँ पे समुंदर है ना, इसके नज़दीक यहाँ पे समुंदर है और यहाँ पे भी समुंदर है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? उष्ण प्लस में आर्द्र, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। क्योंकि यहाँ पे आदर का मतलब जलवाष्प बताया था ना, समुद्र के नज़दीक है, तो यहाँ जलवाष्प होगा और ये आपकी उष्ण आर्द्र जलवाष्प हो जाएगी। ये सिर्फ़ आपकी उष्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी उष्ण कहलाएगी भी। ठीक है? और आपका मध्य दक्षिण, ठीक है? और दक्षिणी प्रायद्वीप, ये जो बीच का हिस्सा बच गया ना, ये वाला भी, ये भी आपका क्या है? अकेला उष्ण कहलाएगा। आपको जलवायु याद हो गई? याद होगी या नहीं होगी? एक बार हम यहाँ से रिपीट करते हैं, आपको देखते हैं कहाँ-कहाँ ये चीज़ होगी भी। पर्वतीय अल्पाइन, आप कहेंगे सर हिमालय क्षेत्र सबसे ऊंचा भी। शीतोष्ण, शीत प्लस में उष्ण, ठंडा गरम, मस्त मस्त एकदम, कहाँ? आपका निम्न हिमालय क्षेत्र है, जहाँ आपके हिल स्टेशन वगैरह वहां पर भी। उपोषण, उपोषण मतलब यहाँ से याद हो जाएगा आपको पोषण। पोषण कौन करता है? जो मैदान है ना, वहां पे क्या है आपके? वहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ से याद हो जाएगा आपको उपोष्ण कटिबंधीय। कटिबंध होता है आपका भूमि का टुकड़ा, क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। वो भूमि का टुकड़ा जहाँ पर आपका उपोषण होता है, पोषण होता है, याद रख लेंगे, कनेक्ट करना पोषण के साथ, जहाँ फसलें ज़्यादा होंगी, आपका उत्तरी मैदान। शुष्क है आपका, थार मरुस्थल है, बिल्कुल शुष्क है, वहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सूखा है बिल्कुल भी। फिर अर्ध शुष्क कौन सा? मध्य दक्कन पठार, ये वाला हिस्सा भी। मध्य जो दक्कन पठार ना आपका दक्षिण भाग में, यहाँ से देखिए आप, ये आपका दक्षिण का पठार है, ये आपका क्या है? शुष्क, अर्ध शुष्क। शुष्क कौन था आपका? शुष्क आपका रेगिस्तान वाला एरिया था अभी, हार्मोस्टल वाला। फिर आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भी। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वहां होगा जहां पे हमारा समुंदर लगता होगा। अकेला आर्द्र नहीं, उष्ण कटिबंधीय। आप कहेंगे सर यहाँ लग रहा है, हाँ जी यहाँ लग रहा, हाँ जी द्वीप था, यहाँ लग रहा, यहाँ लग रहा है। ये क्या आपके? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। अब बच गए सिर्फ उष्ण भी। क्या बच गया आपके? उष्ण। उष्ण वाले कौन से होंगे? जहाँ समुंदर नहीं लग रहा, ये हिस्सा तो हमारा बचता है सिर्फ, तो ये आपका क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय हो गया। और एक हिस्सा कौन सा बच गया? यहाँ बीच में ये वाला हिस्सा भी। ये दो हिस्से उष्ण कटिबंधीय जलवायु के। जलवायु आपको याद होगी। एक बार अगला पार्ट फिर करेंगे हम, फिर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे बेहतरीन कहीं हो तो आप बताएं। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप वीडियो को शेयर कर दिया करें बच्चों के पास, बाकी स्टूडेंट के पास। बाकी काम मेरा है, और जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।